अच्छा, नेक्स्ट था कि मैं आपको पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद जब मैं आपको यहाँ से मार्क करवाऊंगा ना कि ये जो मैंने बात समझाई थी वो ये इतने वाला पोर्शन है, ये इतने वाला पोर्शन है। आगे आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई बच्चा लिखना चाहता है, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है यहाँ से एज इट इज़ रट्टा लगाएं। हाँ, जिस तरह होता है ना, मैंने अब कहा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, पेरिस्टाल्सिस। फिर जी हाँ, लिखा हुआ बिल्कुल, ये पेपर में ना क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैंने तो आपको समझा दिया ना उसका कॉन्सेप्ट कि पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, उसके बाद गया हमारा जो स्टमक है, ये फिर हड्डी वापस क्यों आती है? नहीं, ये हड्डी वापस नहीं, असल में ये है कर्व जे शेप्ड, ऐसे कर सॉरी सी शेप्ड ऐसे करके कर्व बने हुए। अभी तो ताज़ा कुर्बानी गुजरी है, आपने लंग्स बकरे के देखने थे, वो प्लस ये जो नाली है ये वाली भी वहाँ पे मौजूद होती है। ये इसके अंदर ना जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट हड्डी, ये सख्त वाली हड्डी नहीं होती, ये होती है फ्लेक्सिबल हड्डी, कि यानी कि अगर ये सपोज पहले नैरो ऐसे, जैसे इसके अंदर बाइट जाती है ये ऐसे खुल जाती है, ठीक है। अब ये जो ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है, हमारे साफ ये जो मूवमेंट है उसको ऐसे पुश करती है, नीचे को धक्का देती है, यानी कि खुराक वाली नाली पहले क्लोज है, ओपनिंग करती जाती है और ऐसे पीछे से, अभी खुराक इधर आ गई ना, ये ओपनिंग पीछे से क्लोज हुई, उसे पुश मिला, वो नीचे को जाना शुरू हो गई। जैसे उसे नीचे को पुश मिलता है वो स्टमक की तरफ मूव कर गई। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों का रोल अपना अपना आता है, दोनों के अंदर किस किस चीज़ ने हजम हो जाना है, सादा अल्फाज में किस किस चीज़ ने हजम हो जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, वो इन दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो पीटीपी का सिलेबस है यहाँ उसके पार्ट्स का नाम नहीं लिखा हुआ, जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स है वहाँ पे ना उनके छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल वो नाम लिखे होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, यहाँ बिल्कुल सादा है, हाँ वहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सादा सादा ये लिखा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फंक्शन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ये फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मुकम्मल हो गया, वो हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगी और कहाँ कहाँ क्या फंक्शन लगा हुआ है, वो डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया कि डाइजेशन हो जाने के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं। सबसे पहले एक तो आता है ड्यूरिंग डाइजेशन ही वोमिटिंग वाला, उसका वोमिटिंग वाला बाजू का मसला बनता है। अब वोमिटिंग वाला जो मसला है वो पेरिस्टाल्टिक का रिवर्स प्रोसेस है। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, इनटेक, जिस तरह इनहेल और एक्सेल है ना, इसी तरीके से ये इनटेक है ना पेरिस्टाल्सिस, और जो बाहर फेंकने वाला है उसे फिर क्या बोलेंगे, वोमिटिंग, ठीक है। वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग क्या है, पेरिस्टाल्सिस। जी अच्छा, ये दोनों प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे, साथ छोटा करके उन्होंने बॉक्स लिखा हुआ होगा यहाँ पर, पेज नंबर 6 के ऊपर है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सपोर्टर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और तीनों का रोल क्या है वो भी बयान किया हुआ है कि तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक के अंदर मौजूद नहीं है, इनडायरेक्टली ये जो जो फंक्शन प्ले करते हैं, जो जो जूस प्रोड्यूस करता है, जो उसको स्टोर करता है, जो भी फंक्शन करता है वो लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आ जाती है इसकी डिजीजेज, कि हमारे स्टमक का डिसऑर्डर क्या 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 होता है, क्या क्या मसले मसाइल इससे बनते हैं या बन सकते हैं, उसके पीछे फिर काजेज क्या है। आज तक हमने, मैं आपको बचपन का बताता हूँ ना, हमने, बल्कि सारों के जहन में यही होगा, कहते हैं हमारे घरों वाले कि फलां चीज़ के बाद अगर पानी पियोगे या दूध पियोगे तो आपको हैजा हो जाएगा, बोलते हैं ऐसा, ऐसे ही है ना। हैजे का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, अंडरस्टैंड, हैजे का इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ही नहीं है, समझ लगी। वही चीज़ें हमें एजुकेटेड होने के नाते इन चीज़ों को सीखना है, उन चीज़ों को पढ़ना है हमें, यानी कि सारे कॉजेज, सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि ये डिजीज़ आपको लग रही है, इसके पीछे कॉज क्या है। अब जो कॉज है वो एक हेडिंग आप दे लेंगे पेपर में, कॉज या कॉजेज, कोई भी डिजीज़ है ना पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन किया, ये डिजीज़ ये काम करती है, इसके ये इम्पैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, बाद फिर हेडिंग देंगे कॉजेज, हेडिंग दी, उसके साथ आगे 2-4
जो भी कॉजेज हैं वो लिख दें। सिम्पटम्स आगे पीछे हो सकती हैं हेडिंग्स, नो प्रॉब्लम। सिम्पटम दें कि इस डिजीज़ में जब पता चल जाए किसको ये काम हो रहा है उसके साथ, जिस तरह सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्वेटिंग आ रही, पसीना आ रहा है, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिम्पटम्स हैं, ये किस बीमारी की हैं, उनको याद करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है ना कि कौन सी डिजीज़ किस बच्चे को हो चुकी है। सिम्पटम्स की हेडिंग आ गई, कॉजेज की आ गई, उसके बाद आ गई प्रिवेंशन। लास्ट पे प्रिवेंशन ही लिखना है। प्रिवेंशन क्या है कि हम इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमें तो एहतियात करनी चाहिए कि खाना खाते हुए ही एहतियात की जाए, इन चीज़ों से बचा जाए, ये सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। और अदरवाइज फिर क्योर करनी पड़ती है कि उसकी हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे हमें वो करना पड़ेगा। या जिस तरह सिंपल कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए हमें मजीद कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस कहते हैं एक्सेसिव पानी पिए, ठीक है। इनटेक जो है वो लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये पहली डिजीज़ आई है डायरिया, उसके बाद आ गई कॉन्स्टिपेशन, फिर आगे दो इन्होंने डिजीज़ यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या आ गया, मैं एज इट इज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा। जिस तरीके से मैंने कहा है ना, हेडिंग खुद बनाए, पेपर में तो नहीं बनी हुई, आपके सामने है, कहाँ बनी हेडिंग, नहीं बनी हुई। आप सिंपली क्या करेंगे, हेडिंग खुद बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया, और जो बच्चा हेडिंग दे के लिखेगा मैं उसे पूरे मार्क्स दूंगा। सिम्पटम्स, कॉजेज और प्रिवेंशन, तीनों की हेडिंग देंगे सेपरेटली। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ये साथ साथ जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, इनको अच्छी तरह से पढ़ना। मैं इसमें से ब्लैंक्स MCQ ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ें यहाँ पे लिखी। फाइब्रिक फूड लिखा हुआ, जैसे मतलब इन दी डेज में गोश्त वगैरह चूँकि हर एक के घर में मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे लोग, फिर क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। क्यों, वजह क्या है, आप फाइब्रिक फूड नहीं खा रहे, यानी कि आप सब्जियां छोड़ चुके हैं। सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, दालें खाना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो किल्लत है उसकी वजह से हमें डिजीजेज लग जाएंगी। अगर आप लगातार यही चीज़ें खाते रहें, गोश्त नहीं खाएंगे, फिर भी नुकसान है। अंडरस्टैंड? उससे आपको प्रोटीन जो पूरी होनी थी वो नहीं पूरी हो रही। हर चीज़ का एक मोतदिल यानी कि मॉडरेट यूजेज जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी जेन में आता है, सबसे पहले स्मोकिंग जेन में आती है कि स्मोकिंग, इसको किल करने वाला सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो क्या है, स्मोकिंग। अंडरस्टैंड? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या आते हैं, ये सिंपल है, सबको पता है। नोज है, थ्रोट है, जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं। आगे फिर जाके हमारा जो इधर से ऑनवर्ड जो विंड पाइप है, विंड पाइप मतलब सांस वाली नाली, उन्हीं एलिमेंट्री कैनाल तो आपको उसको बोलते हैं खुराक वाली नाली। उसी के साथ बैक फ्रंट पे कि बैक पे दूसरे वाली है दूसरी सांस वाली नाली। अब सांस वाली नाली फ्रंट पे है, वो जैसे ही जाएगी, नहीं फ्रंट पे है कि बैक पे? हाँ, अब ये गई, अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, डिटेल हमें मिल जाएगी सारी, ठीक है। ये गई, आगे उसके पार्ट्स शुरू हो गए। मैं हमेशा बच्चों को वैसे कहता होता हूँ कि जब आप कुर्बानी वगैरह के पे बकरा करते हैं, उसके पार्ट्स को देखा करें, लंग्स वगैरह बड़े क्लियर नजर आते हैं। फिर इवन उसमें हवा भर के चेक किया करें, आपको एल्वेलाई नजर आने थे, छोटे 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 बैलून टाइप उसके बने, एयर सैक्स, हवा जिसमें जाती है एंड पे, उसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ होता है, ठीक है। उस ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा आप नजर आता है। आप लें इसको, क्या बोलते हैं, लंग्स को लें, बकरे के लंग्स को, उसके अंदर मुंह से हवा भरें जोर से। जब आप हवा भर देंगे, उसको क्लोज करें, आपको सारे एयर सैक्स के गिर्द ब्लड कैपिलरीज नजर आएंगी, ठीक है। अब ये जो सारी ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही हैं, सारा वही प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बिल्कुल ये। लेकिन यहाँ पे तो चलो कैमरा प्रोसेस है ना, 3D से सारा कुछ किया हुआ है। आपने प्रैक्टिकली देखना था, एक दफ़ा बंदा देख ले, बंदे का सारा कॉन्सेप्ट खुल जाता है, सारा पता चल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होना था कि नोज़ एंड थ्रोट आई। नोज़ एंड थ्रोट ने सबसे पहले फंक्शन किया कि
आपका जो नोज़ है इसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, उसके साथ म्यूकस भी होता है, उसकी वजह से जो डस्ट है, गंदी एयर है, वो आपकी नोज़ उसको क्लीन कर, अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे सादा सी मिसाल, आपके सामने एसी लगा हुआ है, एसी के ऊपर वो लगी थी जाली, हर घर में लगी होती है, जाली लगी हुई है ना, वो जाली के ऊपर डस्ट अक्सर जम जाती है, उसको फिर क्लीन करना पड़ता है। अब वो क्या करती है, गंदी एयर को क्लीन आउट करने के लिए वहाँ पे एक जाली लगी हुई है। अल्लाह ताला ने हमारे नोज़ के अंदर जो सिस्टम लगाया वो भी सेम टू सेम वही है। इनटेक हमेशा, आपने वो योगा वाले देखे हैं कभी, हमेशा वो कहते हैं सांस, जब वो योगा करवा रहे होते हैं कहते हैं नाक की तरफ से सांस इनटेक करें, इनहेल करें और मुंह से एक्सहेल करें। अंडरस्टैंड क्यों कह रहे होते हैं? सिर्फ इस प्रोसेस की एक्टिवेशन के लिए। उसी से तो हमारी पूरी बॉडी लिंक्ड है। पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन प्रोविजन होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल करनी है, हमने बाहर निकालनी है, किसके साथ लिंक्ड है? हमारे नोज और थ्रोट के साथ। इन दोनों का फंक्शन होगा। उसके बाद हम इसके मजीद आगे फिर पार्ट्स हैं, देखिए ना डायग्राम बनी पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 के ऊपर ना उन्होंने डायग्राम बनाई, एपिग्लोटस आ गया, लेरेंक्स आ गई, ट्रैकिया आगे, उसके छोटे 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 पार्ट्स आ गए, ब्रोंकी, कैपिलरीज, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, सारे पार्ट्स को मजीद छोटा छोटा करके लिखा है कि इसके अंदर लास्ट, उसके मजीद ये हिस्से हैं दो, उसके आगे मजीद ये दो पार्ट्स हैं, उसका आखिरी कॉर्नर जो है उसको हम एल्वेलाई कहते हैं। उसके अंदर और उसके गिर्द, बल्कि उसके अंदर नहीं, उसके अंदर तो ऑक्सीजन जाएगी, उसके गिर्द क्या गुच्छा बना हुआ होगा? ब्लड कैपिलरीज का, जिन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेज करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन कौन सा होगा मोहम्मद अली? ऑक्सीजन हमारी, हम उसको दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो बाहर एक्सहेल कर दें। अल्लाह ताला ने देखें इतना डीप प्रोसेस और इतने ज़्यादा प्रोसेसेस, आप आइज को पढ़ लें, इतनी डेप्थ है, इतने लंबे फंक्शंस हैं। आप ये इसको पढ़ रहे हैं, इतने लंबे प्रोसेसेस हैं। उसके बाद आप ब्लड क्लीनिंग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे अंदर एट अ टाइम सब कुछ फिट किया हुआ है। हम कई मशीनों से ज़्यादा अच्छा काम अल्लाह ताला के दिए हुए इस सिस्टम से कर रहे हैं। इवन हमारे किडनीज़ हैं, वो खैर 8th क्लास में सिलेबस है, लेकिन किडनीज़ हैं, इतना गहरा और डीप प्रोसेस है कि वो आपकी किडनीज़ कर रही हैं। और जिस बच्चे की या जिस बंदे की किडनी ख़राब होती है उससे पूछें किडनी की इंपॉर्टेंस क्या है। हार्ट वगैरह चलो हमें नज़र आता है, सांस के पेशेंट अक्सर हमें नज़र आता है जिसको वो होता है अस्थमा वगैरह, इस तरह की डिजीज़ हमें नज़र आती हैं। जिसको किडनी का प्रॉब्लम है आप उससे कभी पूछ के देखें कि किडनी की इंपॉर्टेंस क्या है। किडनी इतना लंबा प्रोसेस, आपके पूरे ब्लड को क्लीन आउट करने वाला, जो हम पानी बार बार पीते हैं, पानी किडनीज में जाता है, किडनी में आपके ब्लड की क्लीनिंग होती है, फिर वो जो गंदगी होती है ब्लड में से निकल की वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यूरिनरी ब्लैडर, जब आप कहते हैं मुझे सर वॉशरूम है, मैंने वॉशरूम जाना है, क्योंकि आपके ब्लैडर पे फीलिंग आती है नेचुरली कि आपको वॉशरूम आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है, आपका सारा ब्लड क्लीन हो जाता है। पानी यानी कि बार बार पीना चाहिए। गर्मी है, गर्मियों में कम अज़ कम 8 to 10 ग्लासेस कम अज़ कम पीने चाहिए, और डे के फर्स्ट हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कि सनसेट से पहले पहले असर के टाइम तक तकरीबन ज़्यादा पानी पीना चाहिए तो अच्छी क्लीनिंग हो सके। ठीक है, अच्छा ये दो सिस्टम हो गए हमारे, क्योंकि बाकी डिटेल के अंदर रीड आउट करने वाली चीज़ है जिसको फिर आपने याद भी करना होगा। अब इसकी भी डिजीज़ डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले आ गई कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि अक्सर सीज़न चेंज होने लगता है, जब गर्मी से सर्दी की तरफ एंटर होने लगते हैं तो मोस्टली बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये चीज़ें लग जाती हैं। इसकी कभी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये इसको खुद ही क्योर करने देना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके क्या क्या करना है नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आ गया निमोनिया। निमोनिया आपने अक्सर बच्चों का सुना होगा, यहाँ पे ये सारा डिस्कस्ड है जी। नहीं निमोनिया नहीं होता, नहीं ये मच्छर के काटने वाला नहीं है। ठीक है, निमोनिया होता है अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी वगैरह हो जाती है, उनकी ये जो लंग्स है ना, हमने अभी पढ़े लंग्स के ये जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, उसके ऊपर वो आ जाती है आपके जो हम पढ़ रहे थे म्यूकस वगैरह,
वो सारे का सारा आपके लंग्स के ऊपर चला जाता है। एयर सैक्स की जो ओपनिंग होती है उसको ये क्लोज कर देता है। एयर सैक्स की ब्लड कैपिलरीज के साथ जो यानी कि मूवमेंट होने वाली है, जी बिल्कुल बलगम, वो बनती है। फिर बार बार खांसी के थ्रू भी वो आती है। बच्चों की खांसी छाती के अंदर से कहते हैं साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, उसके पीछे, जी बिल्कुल, उसके पीछे ये रीज़न होती है। सिगरेट पीने से क्या होता है, जो आप इनटेक धुआं करते हैं ना, ऐसे कुछ लोग तो करते हैं ना, ये जो एक्टर्स आपको अक्सर मूवी ड्रामा में नजर आते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, मुंह में रखा फौरन निकाल दिया, ऐसे किया ना, अभी मुंह में ही है धुआं, फौरन निकाल दिया भाई, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिवाय दांत आपके ऐसे हो जाएंगे, जैसे मैं क्या मिसाल दूं, गधे के इतने गंदे दांत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जी नहीं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना वो सख्त होता है ना, वो जमना शुरू हो जाता है, पक्का जमना शुरू हो जाता है। आप जितना मर्जी ब्रश करते रहें वो क्लीन आउट नहीं होता। फिर आपको कम से कम 6 मंथ आफ्टर आपको वो करवानी पड़ती है इसकी स्केलिंग, तब जाके दांत क्लीन होते हैं, ठीक है, इतना वो सख्त होता है। अच्छा, अब जब अब वो कोई इनटेक करता है, कुछ लोग इन लेके जाते हैं इसमें लंग्स में लेके जाएंगे, तो एयर सैक्स जो होते हैं लास्ट वाली ओपनिंग, आप एक दफ़ा डायग्राम देखें, आपको नजर आएगा, डायग्राम देखें, पेज नंबर 8 है पुरानी बुक के ऊपर, एयर सैक्स नजर आ रहे हैं, एल्वेलाई कैपिलरीज के गिर्द उसके गुच्छे बने हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं ना, इनको अंदर से जाके वो भर देता है धुएं वाले उस केमिकल से, यानी कि इसकी भी डायग्राम उन्होंने दिखाई होगी शायद ना, अफेक्टेड लंग्स ये दिखाए हुए हैं, पेज नंबर 10 के ऊपर दिखाए हुए हैं, यहाँ पे सिगरेट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, 7 लंग्स नीचे दिखाए हुए हैं। लंग्स की हालत ये हो जाती है, सर वो फिर जब उसके अंदर चला जाता है, फिर बाहर कैसे निकलता है? निकलते ही नहीं,